जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे, लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आपने अपने आसपास बहुत तरह के परिवर्तन होते हुए देखा होगा। यदि आप कभी पौधे को लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि आप छोटे से एक पौधे को लगाते हैं, लेकिन वो पौधा धीरे 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 बड़ा हो जाता है, उसके आकार में वृद्धि होती है। इसी तरह से आपने यदि छोटे बच्चे को देखा होगा तो वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके आकार में वृद्धि होती है। इसके साथ ही पौधे में फूल आता है, जो छोटा से बड़ा होता है पौधा, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन आप देखते होंगे। साथ ही आपने रसोई में देखा होगा कि चावल से आपकी माँ भात बना लेती हैं, या फिर जो दूध है उससे दही बन जाता है, और इसी तरह के बहुत सारे परिवर्तन आपने देखे हुए होंगे। साथ ही आपने मौसम से संबंधित परिवर्तन भी अनुभव किया होगा कि कभी ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगता है, कभी बरसात होता है, और कभी जो दिन है काफी लंबा होता है और कभी छोटा होता है। जैसे गर्मियों के समय जो दिन होता है काफी लंबा होता है और सर्दियों में दिन छोटा हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन आपने अनुभव किए होंगे। तो ये परिवर्तन जो है ये किस तरह से होते हैं, किस तरह के परिवर्तन है, इसके बारे में हम पाठ में चर्चा करेंगे। तो हम आज पाठ 8 को पढ़ते हैं। तो पाठ 8 में है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम अपने आसपास हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते देखते हैं। तो छोटे जो पौधे होते हैं वे बड़े हो जाते हैं, उनमें फूल फल लग जाते हैं। छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, दूध से दही बन जाता है, गन्ने से गन्ने का रस तैयार हो जाता है, फिर चावल से भात हो जाता है, और चावल से बहुत सी चीजों को आप बदलते देखते होंगे। तो बहुत सारी चीजें चावल से बनती हैं, और मौसम भी बदलते हुए आपने देखा होगा। और साथ ही आपने देखा होगा कि जो हमारे पर्व त्योहार हैं वो भी एक के बाद एक आते रहते हैं। जैसे सरहुल से कर्मा, कर्मा से सोहराई, मौसम के अनुसार पर्व भी बदलते रहते हैं। गर्मी के लंबे दिन और जाड़े में छोटे हो जाते हैं, और दैनिक जीवन में हम इन परिवर्तनों से आसपास ही परिचित होते रहते हैं। तो इस पर हम अनुभव करते हैं क्योंकि ये हमारे आसपास ही होते रहते हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करें कि ये परिवर्तन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तीव्र एवं मंद परिवर्तन। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो तेजी से होते हैं, और कुछ परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होते हैं। तो एक मोमबत्ती तुरंत जलने लगती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो माचिस को, तीली को जलाकर उसमें लगाने के साथ ही उसमें आग पकड़ लेता है, वो जलने लगता है। लेकिन कोयला आग पकड़ने में समय लेता है, लेकिन जब हम कोयले को जलाएंगे तो उसमें आग जो पकड़ता है वो देर से पकड़ता है, लेकिन मोमबत्ती में तुरंत पकड़ लेता है। उबलते दूध में नींबू का रस डाल दीजिए, दूध तुरंत फट जाता है। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं कि जब दूध उबल रहा है उसमें जब नींबू का रस आप डालेंगे तो दूध तुरंत फट जाएगा, लेकिन दही जमने में समय लगता है। तो दूध तो तुरंत फट जाता है जब उसमें नींबू का रस डालेंगे, लेकिन जब आप दही जमाएंगे दूध से तो वो दही जमने में काफी समय लग जाता है। गुब्बारे से हवा निकलना, रसोई गैस का जलना, ये सब तुरंत हो जाता है। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, कुछ सेकंड का ही समय लगता है। लेकिन जो हमारे नाखून है उसको बढ़ने में समय लगता है, हमारे बालों को बढ़ने में समय लगता है, और गमले में जो पौधा लगा हुआ है उसको बढ़ने में भी काफी समय लगता है, वो धीरे 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 बढ़ता है। तो ये सारी चीज आपने देखे होंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो कुछ परिवर्तन जो होते हैं वे धीमे होते हैं, और कुछ परिवर्तन तीव्र होते हैं, मतलब तेजी से होते हैं, और कुछ बहुत ही धीमी गति से होते हैं।
तो जो परिवर्तन धीमी गति से होते हैं इन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीमी गति से होते हैं और ऐसे परिवर्तन को कहते हैं मंद परिवर्तन, जिसमें काफी समय लगता है। और कुछ परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं जिन्हें तीव्र परिवर्तन कहा जाता है, जो तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन होते हैं, कुछ धीमे कुछ तीव्र होते हैं। तो अब देखते हैं क्रियाकलाप 1। तालिका में दिए गए परिवर्तनों को मंद और तीव्र में वर्गीकृत कीजिए। तो कुछ परिवर्तन तीव्र हैं, कुछ मंद परिवर्तन हैं, तो उसको हम यहाँ पर वर्गीकृत करेंगे। तो चलिए देखते हैं सारणी को। देखिए, इधर है परिवर्तन और इधर परिवर्तन का नाम। तो इसमें आपको परिवर्तन के नाम में तीव्र या फिर मंद लिखना है। तो दूध से दही का बनना, तो आप देखेंगे कि दूध से दही बनने में काफी समय लग जाता है, मतलब ये धीमी प्रक्रिया है। तो इसमें परिवर्तन का नाम क्या होगा? धीमा परिवर्तन। ठीक है, या फिर मंद परिवर्तन लिख सकते हैं। तो दूध से दही बनना हो गया मंद परिवर्तन। गेहूं से आटा का बनना, तो गेहूं से जब उसको मशीन में गेहूं को डाला जाता है तो तुरंत आटा तैयार हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? तीव्र परिवर्तन होगा। गीले कपड़े का सूखना, जब आप कपड़े को धोते हैं और उसको धूप में सुखाते हैं तो डालते साथ ही वो नहीं सूखता है, उसको सूखने में थोड़ा समय लगता है। तो ये जो गीले कपड़े का सूखना है ये भी क्या हो जाएगा? मंद परिवर्तन होगा। इसके बाद देखते हैं पटाखों का जलना। तो दिवाली के समय आप जो पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे क्या होते हैं? जब आप उसमें माचिस की तीली जलाकर लगाते हैं उसमें आग, तो वो तुरंत जलने लगता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जल्दी से जलता है, ये हो गया तीव्र परिवर्तन। इसके बाद गन्ने के रस से गुड़ बनना। तो गन्ने का रस बनना तो आसानी से तुरंत हो जाता है, उसको डाला और वो रस निकल गया। लेकिन गुड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको उबालना पड़ता है, धीमी आंच में उबालना पड़ता है, काफी समय लग जाता है। तो ये हो जाएगा मंद परिवर्तन। इसके बाद है बीज से वृक्ष बनना। तो जब हम बीज को लगाते हैं उसमें अंकुरन होता है, छोटा सा पौधा बनता है, फिर पौधे से उसके आकार में धीरे धीरे वृद्धि होते हुए पेड़ बनता है और फिर एक विशाल वृक्ष तैयार होता है। लेकिन ये जो समय होता है काफी धीमा होता है, काफी समय लग जाता है। तो ये जो बीज से वृक्ष बनना है ये हो गया मंद परिवर्तन। तो इस तरह से आपने समझ लिया सारे परिवर्तन को, इसका आपने वर्गीकरण भी कर लिया। तो अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 2 को। एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए। फूलने के बाद गुब्बारे के आकार में परिवर्तन होता है। तो जब गुब्बारा को लेंगे उसमें हवा भरेंगे तो वो फूलकर एक आकार ले लेगा, उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब गुब्बारे का हवा निकाल दीजिए। पहले उसको फुला लेंगे हवा भर के तो उसका एक आकार हो जाएगा, फिर उसके अंदर जो हवा हमने भरा था उसको निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? उसका आकार फिर बदल जाता है, उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है, जैसा चित्र में दिख रहा है। गुब्बारे के आकार में परिवर्तन, देखिए ये जो पहला चित्र है इसमें दिख रहा है कि गुब्बारे में हवा भरा हुआ है, लेकिन जब उससे हवा को निकाल देते हैं तो ये चित्र में जैसा दिख रहा है ऐसा हो जाता है गुब्बारे का आकार। तो यही इसमें परिवर्तन होता है। गुब्बारे में क्या परिवर्तन हुआ? तो गुब्बारे में आपने देखा क्या परिवर्तन हुआ। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? इसमें जो परिवर्तन हुआ वो कैसा परिवर्तन है? तो अब एक दूसरा गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाते जाइए और एक समय ऐसा आएगा कि गुब्बारा फट जाएगा। तो पहली स्थिति में आपने क्या किया? गुब्बारा को फुलाया, उसका आकार परिवर्तन हुआ, फिर उसके जो हवा था उसको निकाल दिया तो उसका आकार फिर परिवर्तन हो गया। तो अब क्या करेंगे? एक दूसरा गुब्बारा लेंगे और उसको फुलाते जाएंगे और इतना फुलाएंगे कि जब तक वो फट नहीं जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो गुब्बारा और नहीं फूलेगा और वो फट जाएगा। तो देखिए इस चित्र में दिखाया गया है फूटा हुआ गुब्बारा। ये गुब्बारा जो है बहुत ज्यादा फुलाने के कारण फट गया है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो पहले स्थिति में क्या था? उसके आकार में परिवर्तन हुआ किस तरह से? जब हमने उसमें हवा भरा, फिर उसको जब हवा निकाल दिया तो वो उसका आकार बदल गया। तो अब जब ये फूट गया तो इसके आकार में भी परिवर्तन होने लगा।
अब देखते हैं क्रियाकलाप 3। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, इसके 4 बराबर टुकड़े कीजिए। तो जो कागज का टुकड़ा लेंगे उसको इस तरह जैसे चित्र में दिखाया गया है 4 बराबर टुकड़ों में काट लेंगे। ठीक है, इसको काट लेंगे। अब प्रत्येक टुकड़े को मिलाकर पुनः पुराना टुकड़ा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो जब हम इसको काट लेंगे तो फिर उसको जोड़ेंगे तो पहले जैसा जो आकार है वो नहीं बन पाएगा। जैसे चित्र में दिख रहा है, ये पहला कागज है, इसको हमने 4 टुकड़ों में बांट दिया है, फिर उसको पहले जैसा नहीं बदला जा सकता है ना। कागज का पुराना टुकड़ा तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन क्या कागज के गुण में बदलाव हुआ? तो कागज का जो गुण था उसमें परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि कागज जैसा था वैसे ही है, बस उसके जो आकार हैं वो छोटे हो गए क्योंकि उसको काट दिया गया है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 4। अब ये सब आप देखते जाइए और इसका निष्कर्ष हम लास्ट में निकालेंगे। अब है क्रियाकलाप 4। तो इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच नमक लेंगे, एक कटोरी में थोड़ा पानी लेकर नमक को घोलिए। पानी और नमक को घोलेंगे, इस घोल को धीमी आंच पर गर्म कीजिए। एक समय आएगा जब पानी बाष्प बनकर उड़ जाएगा और कटोरी की तली में कुछ सफेद पदार्थ बच जाएंगे। जैसा इस चित्र में दिख रहा है, तो कुछ सफेद पदार्थ बच जाएंगे और यह सफेद वस्तु क्या है? इस तरह से कटोरी में पानी और नमक का घोल लेंगे और उसको गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो पानी जो है भाप में बदलेगा और वो उड़ जाएगा बाष्पीकरण के द्वारा और नीचे सफेद पदार्थ बच जाएगा। तो ये जो सफेद पदार्थ है उसे चख कर देखिए, तो आप पाएंगे कि यह नमक है, क्योंकि हमको नमक का स्वाद पता है, पता चल जाएगा ये नमक है। इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि पदार्थों के आकार माप में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से आपने क्रियाकलाप देखा। ठीक है, ऊपर में बहुत सारे क्रियाकलाप देखे, तो उसमें सब में क्या हुआ, कुछ अलग अलग तरह के आपने परिवर्तन देखे। गुब्बारे में अलग तरह का परिवर्तन देखा और ये कागज में आपने देखा और ये जो नमक पानी का घोल था उसमें अलग परिवर्तन आपने देखा। अब देखते हैं क्रियाकलाप 5 को। तो एक चीनी मिट्टी की प्याली में नीला थोता मतलब कॉपर सल्फेट लेंगे। तो एक चीनी मिट्टी के प्याली में नीला थोथा लेंगे, इसे गर्म करेंगे और थोड़ी देर में यह सफेद रंग का हो जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे नीले थोते को तो ये सफेद रंग में बदल जाएगा। अब इसे गर्म करना बंद कर दीजिए। तो जब ये सफेद रंग में परिवर्तित हो जाएगा, इसको गर्म करना बंद कर देंगे और इस सफेद रवे में पानी की कुछ बूंदें डालिए। जो अब ये सफेद रवे में बदल जाएगा तब इसमें कुछ बूंद जो है पानी हम डाल देंगे और यह पुनः नीले रंग में हो जाएगा। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसका रंग फिर बदल कर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा जो पहले था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने नीला थोता लिया और फिर जब उसमें सफेद रवा हो गया तब हमने उसमें क्या किया, पानी डाल दिया, तो फिर वो क्या हो गया, नीले रंग में बदल गया। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में कुछ परिवर्तन को आप किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? तो इसमें नीले थोते के रंग में रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण क्या हुआ, बदलाव आया और पुनः उसमें पानी की कुछ बूंद डालते ही यह नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, पहले जो नीला रंग का था वो सफेद रवे में बदल गया, फिर उसमें पानी डाला गया तो फिर वो नीले रंग में बदल गया। तो ये सारे हो गए रासायनिक परिवर्तन। अब हम यहाँ देखते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है उसको हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पदार्थों के आकार, आमाप मतलब साइज और अवस्था एवं रंग जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं और यह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ का आकार जो है, उसका साइज जो है, अवस्था है, उसका रंग कैसा है, जैसा जो गुण है, ये होते हैं इसके भौतिक गुण। इसको कहते हैं भौतिक गुण, उसका आकार, रंग। ठीक है, और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन
कहलाता है। ठीक है, मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो ऐसे परिवर्तनों में पदार्थों का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बस उसका रूप बदल जाता है, लेकिन नया कुछ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थों की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है, और यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो जब किसी के रूप में परिवर्तन हो जाता है पदार्थों के, तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन के पश्चात वो अपने पुनः जो पूर्व की जो स्थिति है उसमें बदल सकता है। तो यह जो परिवर्तन होता है उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन भौतिक परिवर्तन के पश्चात जो सामान्यतः पदार्थ का जो पहले वाला स्थिति है उसमें पुनः वह प्राप्त हो सकता है। मतलब पहले जो उसका जो आकार था, जो रूप था, उसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह के परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ऊपर के क्रियाकलापों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो यह क्या हो रहा है? भौतिक परिवर्तन हो रहा है। यदि आप लोहे की कुदाल, खुरपी या अन्य सामानों को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो उस पर भूरे रंग के पदार्थों की परत जम जाती है। तो आपने शायद अक्सर देखा भी होगा कि यदि कोई लोहे का कील है या फिर कोई लोहे का सामान है जिसको आपने बाहर छोड़ दिया है, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद उसमें एक भूरे रंग का परत हो गया है। तो ऐसा आपने अनुभव किया होगा। बहुत सारे सामान ऐसे होते होंगे लोहे की जिसको आपने शायद बाहर छोड़ दिया है और बाद में आपने देखा होगा कि उसमें एक परत बन गया है। तो ये जो भूरे रंग का परत है इसको कहते हैं जंग। यह पदार्थ जंग कहलाता है। तो जंग जो शब्द है इससे आप परिचित ही हैं, आपने इसको देखा होगा। ये लोहे की खिड़कियों में लग जाता है, लोहे के सामान में, लोहे के कील में लग जाता है, और यह प्रक्रिया जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो जंग लगना, जो ऊपर भूरे रंग की परत हो जाती है, इसको जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं। लोहे की कुर्सियां, टेबल, ग्रिल, बक्से आदि कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लग जाता है। तो आपने देखा होगा यदि लोहे का कोई कुर्सी हो या फिर लोहे का कोई भी सामान हो, उसको यदि आप ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। जंग लोहे से अलग होती है। जंग पुनः लोहे में नहीं बदला जा सकता। तो जब जंग लग जाता है तो उसको फिर से लोहा नहीं बनाया जा सकता, उस जंग से लोहा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। यदि उससे लोहा बनाया जा सकता था पुनः तो वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता, लेकिन फिर से हम जो जंग है उससे लोहा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन है उसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो समझ गए दो तरह का परिवर्तन। अब देखते हैं हम क्रियाकलाप 6 को। तो इसमें क्या करना है? मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा फीता लीजिए और इसमें एक सिरे को मोमबत्ती के पास ले जाइए। तो मैग्नीशियम का एक पतला फीता लेंगे और एक मोमबत्ती को जला लेंगे और उसके पास ये फीता ले जाएंगे। तो देखिए चित्र में क्या हो रहा है, जो मोमबत्ती का लो है उसमें ये जो फीता है वो इसमें आग पकड़ ले रहा है। जलता हुआ मैग्नीशियम का फीता को यहाँ दिखाया गया है, कितना चमक दिख रहा है ना। तो जब ये जलता है यह श्वेत प्रकाश के साथ जलता है। तो इसको ये जब जलता है तो हमको आसपास कैसा प्रकाश दिखेगा? सफेद प्रकाश दिखेगा। और जलते हुए मैग्नीशियम के फीते से सफेद रंग का चूर्ण नीचे गिरता है, सफेद रंग का पाउडर नीचे गिरता है। जब वो जलता जाता है तो साथ में जो सफेद रंग का चूर्ण है वो गिरता जाता है और इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो सफेद रंग का चूर्ण है इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये मैग्नीशियम से बनता है जब उसको जला दिया जाता है। और यह एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम से भिन्न है। तो ये मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग है जो पदार्थ तैयार होता है, क्योंकि एकदम वो फीता था और ये चूर्ण है एकदम सफेद चूर्ण।
तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है जो मैग्नीशियम के फीते का मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हुआ? तो मैग्नीशियम प्लस उसमें ऑक्सीजन मिला और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 और इससे क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हुआ। ठीक है। अब सावधानी इसमें क्या बरतना है? तो जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो जलते हुए जो फीता है उसके तरफ हम लगातार नहीं देखेंगे, और ये यदि हम करते हैं लगातार उसकी तरफ देखते रहें तो इससे हमारे आंखों को नुकसान हो सकता है। तो ये सावधानी हमको बरतना है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं क्रियाकलाप 7। एक मोमबत्ती का वजन कर लेंगे। एक मोमबत्ती लेंगे और उसको वेट कर लेंगे, वजन कर लेंगे कि उसका कितना वेट है। फिर इसे एक प्लेट में रखकर जलाएंगे। मोमबत्ती जलती है और कुछ मोम पिघलकर प्लेट में गिरने लगती है। तो आपने देखा होगा जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से मोम जो है वो पिघलते हुए नीचे गिरने भी लगती है। मोमबत्ती के पूरा जल जाने के बाद बचे मोम का वजन लीजिए। क्या यह वजन मोमबत्ती के वजन के बराबर है? तो आप ये करके देख सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी क्रियाकलाप बताए वे सारे चीज आप आसानी से कर सकते हैं। शायद मैग्नीशियम का फीता आपको ना मिले, लेकिन बाकी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती का वजन है और वो मोम का वजन है जो शेष रह गया उसमें अंतर देखेंगे। अब यह स्पष्ट है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो जब कोई परिवर्तन होता है और उससे नए पदार्थ बनते हैं, वो एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, और इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही नए पदार्थ बनते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जब होता है उससे नए पदार्थ बनते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन में बस उसका रूप बदल जाता है। इसलिए हमारे जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? रासायनिक परिवर्तन। तो आपने देखा होगा कि यदि बैगन को हम काटकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, या फिर आलू को कुछ देर के लिए काटकर छोड़ दें, या फिर सेब को काटकर छोड़ दें, तो उसमें क्या है, एक काला रंग का परत हमको नजर आएगा, वो थोड़ा काला काला दिखाई देगा। तो ये मैं समझती हूँ कि आप सभी ने देखा होगा इस चीज को, और यदि नहीं देखा तो जरूर ध्यान देंगे इस पर। तो ये जो फल को काटने पर, आलू को या बैगन को काटने पर ये काला हो जाता है, तो यह किसी नए रासायनिक पदार्थ के बनने के कारण होता है। तो इसमें कोई नया रासायनिक पदार्थ तैयार होता है, जिनके बारे में आप ऊंची कक्षा में पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी आपको ये नहीं पढ़ना है। तो ये परिवर्तन हर बार हानिकारक नहीं होते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें नए पदार्थ तैयार होते हैं, ये हमेशा हानिकारक नहीं होते हैं। तो कुछ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जैसे ये परिवर्तन लाभदायक भी हो सकते हैं। जैसे हम प्रकाश संश्लेषण में देखते हैं, जो भोजन बनाता है पौधा, उसमें तो भोजन का पचना, दवाओं का निर्माण जो होता है, प्लास्टिक का निर्माण, या फिर साबुन का बनना, डिटर्जेंट का निर्माण, ये सारे जो रासायनिक परिवर्तन है ये हमारे लिए काफी लाभदायक है। अब हम व्यापक रूप से परिवर्तन को दो भागों में बांट सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो परिवर्तन है वो दो तरह के परिवर्तन हमने देखे। तो पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण। तो जो रासायनिक परिवर्तन है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो पहला है कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें ऊष्मा निकलता है, या फिर प्रकाश निकलता है, या फिर किसी तरह का विकिरण भी निकलता है, या फिर उनका अवशोषण भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हम ग्लूकोज अपनी जीभ पर रखें और तो हमको क्या लगेगा, वो थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। तो ऐसा बच्चे करते भी हैं।
तो जब गर्मियों का दिन होता है तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के पाउडर को कभी कभी ग्लास में नहीं, पानी में नहीं घोलकर क्या करते हैं, मुंह में सीधे डाल देते हैं। तो क्या लगता है, वो थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है ग्लूकोज। तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा को सोख ले रहा है, इसलिए हमको ठंडा अनुभव हो रहा है, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण हो रहा है। तो ऊष्मीय ऊर्जा को वो सोख ले रहा है और हमको ठंडक प्रदान कर रहा है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 8। तो क्रियाकलाप 8 में क्या करेंगे, बीकर में थोड़ा सा जल लीजिए और फिर इसमें कास्टिक सोडा की थोड़ी सी मात्रा घोलिए। तो बीकर में पानी लेंगे और उसमें कास्टिक सोडा का थोड़ा सा मात्रा लेकर घोलेंगे, उसको उसमें मिलाएंगे। बीकर को छू कर देखिए। तो उसको अब छू कर देखेंगे तो यह छूने पर कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात जब ये अभिक्रिया होता है तो क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए हमको गर्म लगता है। अर्थात ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊष्मा क्या, गर्मी के रूप में हमको उसमें ऊर्जा मिलता है। जैसे दिख रहा है ना यहाँ पर, जल भरे बीकर में कास्टिक सोडा जब हम डालेंगे फिर उसको छुएंगे तो हमको थोड़ा गर्म लगेगा, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमको क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ थोड़ा गर्मी महसूस होता है। अब दूसरा देखते हैं, ध्वनि का उत्पन्न होना। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो पटाखों को फोड़ने पर रोशनी के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे पटाखे जलाते होंगे तो उसमें देखेंगे कि एक रोशनी निकलती है और साथ ही ध्वनि भी निकलती है। तो ये आपको पता है, आपने देखा होगा। पटाखों के विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और विषैले गैस भी उत्पन्न होते हैं। तो पटाखे जो है उससे ऊष्मा भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है, वो आवाज भी करता है, फटाक फटाक से आवाज करता है ना। तो ये जो ध्वनि भी निकलता है, लेकिन इस सब के साथ साथ कुछ विषैली गैस भी निकलती हैं। इसीलिए जब बहुत ज्यादा जो पटाखे हैं वो जलाया जाता है तो क्या होता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है कि नहीं। तो जो वायुमंडल को प्रदूषित भी करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा पटाखा जलाना नहीं चाहिए। किसी भी वस्तु का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो कोई भी वस्तु जो जलती है तो उसमें कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखते हैं गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना। तब क्या होता है, गंध में भी परिवर्तन होता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें गंध भी बदल जाते हैं और नया गंध भी हमको मिलने लगता है। तो पके हुए फलों की जो गंध होती है कच्चे फलों से अलग होती है। तो कच्चे फल में जो गंध होता है जब वो पक जाते हैं तो वो अलग गंध करते हैं। तो हम कभी कभी आम को जब सूंघते हैं तो पता हो जाता है कि ये पका है या कच्चा है। तो हम सूंघ के ही बता देते हैं कि ये आम पक गया है, क्योंकि पके आम में एक अलग ही खुशबू होती है और कच्चे आम की खुशबू अलग होती है। बासी भोजन की गंध भी ताजे भोजन से अलग होता है। तो हम सूंघ के बता सकते हैं खाने को कि ये बासी है और ये ताजा है। और फलों का पकना, भोजन का बासी होना भी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। तो ये जो आप अपने चारों ओर जितने भी परिवर्तन देख रहे हैं, ये जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन भी हो सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो आपने भौतिक परिवर्तन के बारे में भी जाना और रासायनिक परिवर्तन के भी बारे में जाना। तो आप अभी इसको देखकर आप तुलना कर सकते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन हो रहा है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि किसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट